नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इससे पहले की जो कक्षाएं थी उनमें हमने माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू के बारे में पढ़ लिया है। भाषाओं के यानी कि लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं, इन सब के बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ली है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर चैप्टर के बाद में उसके एमसीक्यू आपके लिए लेकर आऊँगा, तो उसी श्रेणी में मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ आपके लिए। कंबाइंड एमसीक्यू हैं, इसमें प्रोसेसर के भी हैं और लैंग्वेज के एमसीक्यू भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, पहली हाई लेवल भाषा कौन सी मानी जाती है, यानी कि जो पहली हाई लेवल भाषा है वो कौन सी मानी जाती है। तो राइट आंसर जितने भी हैं उनको मैंने इस तरीके से देखिए बोल्ड किए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि जो पहली हाई लेवल लैंग्वेज है वो हमारी क्या हो जाएगी, फोर्ट्रॉन हो जाएगी। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस भाषा को अन्य उच्च स्तरीय भाषाओं को सीखने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। देखिए इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो खुद मैंने बनाए हैं, मैंने उन क्वेश्चनों की लैंग्वेज भी डिसाइड की है। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चनों की जो भाषाएं वो आपको पहली बार सुनने में मिले। नींव का पत्थर, देखिए अगर आपको कोई सी भी हाई लेवल लैंग्वेज सीखना है तो जब मैंने पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे बेसिक जो हाई लेवल लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए, भले ही वो बेसिक हो, फोर्ट्रॉन हो, प्रोलॉग हो, लोगो हो, C++ हो, सी हो, जावा हो, कोई सी भी, यदि हमें उसको आसानी से सीखना है तो सबसे पहले हमें बेसिक लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में सभी शब्दों और चिन्हों के प्रयोग के लिए नियम बनाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा डीपली ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा था। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में भी शब्दों और चिन्हों के प्रयोग के लिए नियम बनाए जाते हैं। देखिए मान लीजिए हम लोग हिंदी लिख रहे हैं या इंग्लिश लिख रहे हैं तो उसमें भी शब्दों और चिन्हों के प्रयोग के लिए नियम बनाए जाते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है उनमें भी शब्दों और चिन्हों के प्रयोग आप ऐसे ही नहीं कर सकते, उसके लिए भी नियम बनाए जाते हैं। तो उन नियमों को क्या कहा जाता है, ये हमारा क्वेश्चन था, जिन्हें कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर देखिए विकल्प मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। फॉर्मल रूल दिया हुआ है, बेसिक रूल दिया है, प्रोग्रामिंग रूल दिया है और दिया हुआ है सिंटैक्स रूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंटैक्स रूल हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ चौथे क्वेश्चन की। ये जो PDF है आपको बहुत ज़्यादा आसानी से कहाँ मिल जाएगा, हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। आपको करना है क्या है, सीधे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ उसे फॉलो कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगा। अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी वजह से लिंक में तो सीधे मुझे मेरे नंबरों पर मैसेज कीजिए, मैं आपको ऐड उसमें आसानी से कर दूंगा। PDF से आपको क्या होगा कि आपको आसानी से ये क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे और आप आपके नोट्स में इनको लिख लेंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। जावा का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था। जो जावा हाई लेवल लैंग्वेज है इसका जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया था। देखिए जावा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसका जो विकास है इंटरनेट और WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब में किया जाता है। तो इसका जो विकास है वो 1995 में किसके द्वारा किया गया था, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्न में से किस भाषा का विकास IBM द्वारा यानी कि इंटरनेशनल मशीन द्वारा किया गया था जो स्वयं रिपोर्ट बनाकर देती है। स्वयं रिपोर्ट बना के कौन सी भाषा देती है, इनमें से प्रोलॉग देती है, RPG देती है, एल्गोल देती है या फिर कोमल देती है। तो जो स्वयं रिपोर्ट बना के देती है वो भाषा हो जाएगी हमारी कौन सी, RPG, रिपोर्ट प्रोग्रामिंग जनरेट, इसका जो फुल फॉर्म है शायद यही होगा, है ना। चलिए बाकी अगर आप कंफर्म है तो आप कमेंट में इसका आंसर लिख दीजिए। चलिए सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर के जनक कहे जाने वाले ब्लेज पास्कल का नाम किस पास्कल भाषा
देखिए, कंप्यूटर के जनक कहे जाने वाले ब्लेज पास्कल के नाम पर जिस पास्कल भाषा का नाम रखा गया उस भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने घुमा दिया, यानी कि जो पास्कल लैंग्वेज है वो किसके नाम पे रखी गई है, ब्लेज पास्कल के नाम पे रखी गई है। ब्लेज पास्कल को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, ब्लेज पास्कल को, और जो पास्कल भाषा है वो किसके नाम पे रखी गई है, तो ब्लेज पास्कल के नाम पे रखी गई है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कंप्लीट होगा कि उस पास्कल भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया है, यानी कि एक ही क्वेश्चन से हमारे 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहला ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ब्लेज पास्कल है, दूसरा हमारा क्या है, जॉन कैमेनी है, तीसरा हमारा क्या है, निकोलस विर्थ है, और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, जेम्स गॉसलिंग हो जाएगा। तो राइट आंसर मैंने बोल्ड किया हुआ है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, निकोलस विर्थ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पीढ़ी की भाषाएं डोमेन आधारित होती हैं, यानी कि वह कौन सी पीढ़ी थी जिस पीढ़ी की भाषाएं डोमेन आधारित होती हैं, बताइए। 4th जनरेशन है, फर्स्ट है, सेकेंड या थर्ड है, किस जनरेशन की भाषाएं डोमेन आधारित होती हैं, तो 4th जनरेशन एक ऐसी जनरेशन है जिसकी भाषाएं क्या होती हैं, डोमेन आधारित होती हैं। चलिए 8th देख लेते हैं। मशीनी भाषा कितने चरणों में कार्य को पूर्ण कर लेती है, तो ये आपको बताना है वो 2 चरण कौन कौन से हैं। मैं आपको आंसर बता सकता हूँ कि 2 चरणों में मशीनी भाषा अपने कार्य को पूरा कर लेती है, और यदि आप नहीं बता पाएँ तो कमेंट में लिख देना कि सर हमें नहीं पता, आप बता दीजिए, तो दोनों चरण मैं आपको बता दूंगा। मशीनी भाषा सबसे बेसिक भाषा है और सबसे पहली भाषा है जो कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है। मशीनी भाषा को 0 और 1 है ना, 0 और 1 के माध्यम से लिखा जाता है, यानी कि 0 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ, और 1 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ऑन, यानी कि स्विच मोड भाषा है ये। चलिए आगे देखते हैं। असेंबली भाषा में लिखा प्रोग्राम क्या कहलाता है, असेंबली भाषा में लिखा प्रोग्राम क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है, लो प्रोग्राम कहलाता है, बेसिक प्रोग्राम कहलाता है, या फिर सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। तो यहाँ पे जो आंसर है उसको मैं क्या बोल्ड करना भूल गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सोर्स प्रोग्राम हो जाएगा। 90 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सोर्स प्रोग्राम हो जाएगा। कोई भी मुझसे 90 का आंसर नहीं पूछेगा, क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं उनको आसानी से पता चल जाएगा कि 90 का आंसर क्या है, और जो सीधे PDF लेने जाएंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वैसे अच्छा ही हुआ ये छूट गया। तो 10वां देख लेते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को तैयार करने वाला व्यक्ति कहलाता है, सॉफ्टवेयर को तैयार करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, ऑपरेटर कहलाता है, प्रोग्रामर कहलाता है, या फिर ऑपरेंड कहलाता है, या फिर असेंबलर कहलाता है। तो जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर तैयार करता है वो क्या कहलाता है, प्रोग्रामर कहलाता है। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th हमसे क्या कह रहा है, प्रोग्राम भाषा को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो जो प्रोग्राम लैंग्वेज होती है उनको किया गया है 3 चरणों में विभाजित। कितने चरणों में विभाजित किया गया है प्रोग्राम लैंग्वेज को, 3 चरणों में विभाजित किया गया है। आगे देखते हैं। बाइनरी अंकों में लिखी भाषा को कहते हैं, यानी कि जो बाइनरी डिजिट होते हैं, है ना, बाइनरी जो डिजिट होते हैं 0 और 1, बाइनरी लैंग्वेज के जो डिजिट होते हैं उनको कौन सी भाषा कहते हैं, तो बाइनरी डिजिट वाली जो भाषा होती है वो हमारी क्या होती है, मशीनी लैंग्वेज होती है, और इसी को क्या कहा जाता है, बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। 13वां देख लेते हैं। 13 हमसे क्या कह रहा है, निम्न में से किस भाषा का विकास बच्चों को शिक्षा देने के लिए किया गया था, यानी कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसका विकास बच्चों को शिक्षा देने के लिए किया गया था। तो पहला जो विकल्प है, ऑप्शन है हमारा क्या है, कोबॉल है, देन सेकंड हमारा क्या है, पास्कल है, थर्ड हमारा क्या है, लोगो, और जो फोर्थ है वो हमारा क्या है, बेसिक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, लोगो हो जाएगा। तो 13 का जो राइट आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा, लोगो हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 14 हम लोग देख लेते हैं। 14 हमसे क्या कह रहा है, फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप है, यानी कि जो फोर्ट्रॉन हाई लेवल लैंग्वेज है, फोर्ट्रॉन बोलता हूँ मैं इसको, असल में ये फोर्ट्रान है। तो जो फोर्ट्रान हाई लेवल लैंग्वेज है इसका जो पूरा नाम यानी कि पूर्ण रूप है वो क्या है, तो फोर्ट्रान हाई लेवल लैंग्वेज का जो पूर्ण रूप है वो हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। देखिए फॉर्मूले से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये किस तरीके की लैंग्वेज है, तो यह एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, यानी कि वैज्ञानिक उपयोग में ली जाने वाली लैंग्वेज है। कौन सी, फोर्ट्रान। चलिए आगे देखते हैं। कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को कहते हैं,
कंपाइलर जो गलतियां खोजता है उन गलतियों को क्या कहता है, तो उन क्या कहा जाता है, तो उन गलतियों को कहा जाता है सिंटैक्स एरर। क्या कहा जाता है? सिंटैक्स एरर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 16 इंटरनेट के लिए प्रयुक्त भाषा है। इंटरनेट के लिए जो प्रयुक्त भाषा है वो कौन सी हो जाएगी हमारी? अभी मैंने आपको बताया था, इंटरनेट हो या फिर WWE यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब हो, सभी के लिए जो प्रयुक्त भाषा है वो क्या हो जाएगी हमारी? जावा हो जाएगी, जिसका विकास किसके द्वारा किया गया? सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जावा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 17 वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है कहलाते हैं। ठीक है, तो उन शब्दों के बारे में बताना, तो उन वर्डों को क्या कहते हैं? रिजर्व वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? रिजर्व वर्ड कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जावा एक प्रकार की है, यानी कि जावा क्या है? तो जावा किस तरह की लैंग्वेज है? कमांड आधारित लैंग्वेज है, प्रोग्राम आधारित लैंग्वेज है, या फिर ऑब्जेक्ट आधारित यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो कमांड किस तरीके की लैंग्वेज है? तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावा क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। पता है मुझे कि सिर्फ आवाज़ से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, पर क्या करें, PDF पे जितने भी टॉपिक हमारे कंप्लीट होंगे वो इसी तरीके से कंप्लीट होंगे। PC में वेबकैम नहीं है, वरना मैं भी आपको अपनी शक्ल दिखा पाता। वाइट बोर्ड पे तो मैं पूरा दिख जाता हूँ, पर इस तरीके से PDF में जो हम पढ़ते हैं उसमें हमारी शक्ल आपको नहीं देखने को मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। 19 लिप्स एक प्रकार की भाषा है। लिप्स आप सभी ने सुना ही होगा या फिर ना भी सुना हो तो सुनिए। लिप्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तार्किक भाषा है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर कृत्रिम लैंग्वेज है। तो लिप्स जो होती है वो एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। लिप्स क्या होती है? एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। 20 देख लेते हैं। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य कौन करता है? जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसको मशीनी लैंग्वेज में बदलने का कार्य कौन से महाशय करते हैं? तो देखिए, असेंबली को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है असेंबलर। वैसे तो ये तीनों जो कंपाइलर है, ठीक है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर, तीनों किस तरह की डिवाइस हैं? ये तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। ये तीनों क्या हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। पर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में जो बदलता है वो क्या करता है? कौन होता है? असेंबलर होता है। चलिए आगे देखते हैं। 21 शेल क्या है? 21 हमसे क्या कह रहा है? शेल क्या है? शेल एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है, कंट्रोल आधारित भाषा है, कृत्रिम लैंग्वेज है या फिर एक कमांड आधारित भाषा है। अब मैंने आपको बताया था कि कमांड आधारित भाषाएं कौन सी होती हैं। चलिए बताइए किस जनरेशन की भाषाएं कमांड आधारित होती हैं। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो कमांड आधारित जो भाषाएं होती हैं वो हमारी 4th जनरेशन की लैंग्वेज होती हैं। 22 कोबोल का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? अब कोबोल का उपयोग किस क्षेत्र में होता है आपको तभी पता चलेगा जबकि आपको कोबोल का क्या पता हो? फुल फॉर्म पता हो। यदि आपको कोबोल का फुल फॉर्म नहीं पता तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि कोबोल का जो यूज़ है वो किस तरह के क्षेत्र में होता है। तो कोबोल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, इतना ही बताऊंगा मैं सिर्फ, कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बिजनेस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये व्यावसायिक कार्य के लिए इसका यूज़ किया जाता है। 23 हम लोग देख लेते हैं। मॉनिटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? जो मॉनिटर होता है उसको सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? देखिए, माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। यदि आपको आपके मॉनिटर को सिस्टम यूनिट यानी कि प्रोसेसर से अगर जोड़ना है तो किस तरीके के पोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा? तो इसके लिए एक अलग से केबल भी बनती है और इसके लिए एक अलग से पोर्ट भी बनता है। तो वो जो केबल होती है और वो जो पोर्ट होते हैं दोनों एक ही नाम से जाने जाते हैं। PS2 पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट या फिर VGA पोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? VGA पोर्ट हो जाएगा। जो केबल होती है उस केबल को क्या बोलते हैं? VGA केबल बोलते हैं, ठीक है। और जो पोर्ट होता है उस पोर्ट को भी क्या बोलते हैं? VGA पोर्ट बोलते हैं।
24 बैगनी रंग के पोर्ट का उपयोग किस डिवाइस को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जो बैगनी रंग का पोर्ट होता है उसका उपयोग किया जाता है माउस को जोड़ने के लिए, प्रिंटर को जोड़ने के लिए, कीबोर्ड को जोड़ने के लिए या फिर मॉनिटर को जोड़ने के लिए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कीबोर्ड को जोड़ने के लिए बैंगनी रंग का जो यूज़ होता है, यानी कि ब्लू कलर जो यूज़ होता है, सॉरी भट्टे जैसा जो कलर यूज़ होता है हमारा बैंगन वाला, उसका जो यूज़ होता है वो कीबोर्ड को जोड़ने के लिए होता है। कंप्यूटर में सामान्य फ़ोन जैक की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह, मॉडेम का जो पोर्ट होता है उसकी तरह दिखाई देता है। चलिए, मिडी का संबंध किस उपकरण से है। मिडी का फुल फॉर्म भी होता है, MIDI का फुल फॉर्म भी होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ना, मिडी का फुल फॉर्म भी होता है। म्यूज़िक अगर आपको पता है तो आप आसानी से बता दोगे कि इसका जो यूज़ होता है वो साउंड कार्ड के से संबंधित होता है ना, साउंड कार्ड से। मिडी का संबंध किस उपकरण से है, तो मिडी का जो संबंध है वो साउंड कार्ड से होता है। 27 मदरबोर्ड को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो मदरबोर्ड को दो और नामों से जाना जाता है, एक तो मुख्य बोर्ड और एक सिस्टम बोर्ड, और एक और सर्किट बोर्ड भी इसी को कहते हैं। ये एक प्लास्टिक का बना हुआ डिवाइस होता है जिसमें इलेक्ट्रिक रेखाएं बनी होती हैं जो डाटा को एक स्थान से दूसरी तरफ लेके जाती हैं, और जो लेके जाती हैं रेखाएं उनको कहा जाता है बसेस कहा जाता है, या फिर और क्या कहा जाता है उनको, बसेस के अलावा बस बार भी कहा जाता है। चलिए, तो आ और बा दोनों से क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं, CPU के संबंध में ALU का अर्थ है। हम सभी ने पढ़ा कि CPU कितने हिस्सों में बढ़ सकता है। तो CPU बढ़ सकता है हमारा 3 हिस्सों में, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और एक ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का जो कार्य होता है, तार्किक तरह के जितने भी और लॉजिकल जितने भी कार्य, लॉजिक और तर्क एक ही होता है ना, तो अर्थमेटिक, मैथमेटिकल और जो लॉजिकल चीज़ें होती हैं वो इसी के हिस्से में आती हैं। बायोस को स्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है। तो बायोस यानी कि जो बेसिक, बायोस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस जो स्थायी रूप से स्टोर रहता है वो रहता है भाई साहब रोम में। आगे देख लेते हैं, DVD ड्राइव का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि ड्राइव के आगे जो चीज़ लिखी होती है इसको पढ़ने के लिए ही ड्राइव का यूज़ किया जाता है। अगर DVD ड्राइव की जगह यहाँ पे फ्लॉपी ड्राइव भी हो जाता तो भी फ्लॉपी के अंदर जो डाटा उसको पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है। तो DVD का डाटा पढ़ने के लिए DVD ड्राइव का यूज़ किया जाता है। DVD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। 31 पावर सप्लाई यूनिट, पावर सप्लाई यूनिट CPU के लिए किस प्रकार कार्य करता है। जो पावर सप्लाई यूनिट होता है हमारे प्रोसेसर में लगा हुआ होता है, इसका जो कार्य होता है वो AC से जो बिजली आती है हमारी, जो घर की जो घरेलू बिजली होती है वो AC में होती है, उसको ये काय में बदल देता है, DC में बदल देता है। काय में बदल देता है, DC में कन्वर्ट कर देता है। आगे देख लेते हैं 32 CPU को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। अभी हमने पढ़ लिया 3 भागों में। USB का पूरा नाम, USB बहुत ज़्यादा IMP टॉपिक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। USB का जो फुल फॉर्म होता है क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, कहीं जगह यूनिवर्सल सिस्टम बस भी कर देते हैं ना, तो गलत है, यूनिवर्सल सीरियल बस ही है। 34 मदरबोर्ड पर बनी धातु की पतली रेखाओं को क्या कहा जाता है। अभी हमने इनकी बात कर दी, इन रेखाओं के माध्यम से ही डाटा का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है भाई साहब बस बार या फिर बसेस, है ना। ये ट्री और ये जो रिंग बस बार कहा जाएगा। 35 देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। CPU में प्लास्टिक का बना बोर्ड क्या कहलाता है। अभी हमने बात कर ली, प्लास्टिक का जो बना बोर्ड होता है उसको क्या कहते हैं, PCB कहते हैं। 36 प्रिंटर को CPU के साथ किस पोर्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है। जो प्रिंटर होता है उसको CPU के साथ किस पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है ना, कनेक्ट बीच में मैं खा गया, तो उसको जोड़ा जाता है पैरेलल पोर्ट के माध्यम से। देखिए P से प्रिंटर और P से पैरेलल पोर्ट। आगे देख लेते हैं।
चल जा भाई। 37, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ डाली जाती है? जो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर में कहाँ पर लगाई जाती है? तो हार्ड डिस्क लगाई जाती है हमारी डिस्क ड्राइव में। कहाँ लगाई जाती है? डिस्क ड्राइव में। आप लोग इतने दिन में ये तो समझ ही गए होंगे कि जो सर का घर है वो रेलवे स्टेशन के बहुत ज़्यादा क्या है, नज़दीक है ना। मेरा जो घर है रेलवे स्टेशन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तभी बार बार आपको रेलों की आवाज़ आ ही जाती है। चलिए 38 देख लेते हैं। मोडेम जोड़ा जाता है। मोडेम जोड़ा जाता है किससे? मोडेम जोड़ा जाता है मदरबोर्ड से। किससे जोड़ा जाता है? मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं, यूपीएस का पूर्ण रूप है। यूपीएस एक इस तरह की बैटरी होती है जो बिजली जाने पे भी कंप्यूटर को पावर सप्लाई करती रहती है। तो इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। 40, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति निम्नलिखित में से किस में मापी जाती है? प्रोसेसर यानी कि जो सीपीयू होता है उसकी गति किस में मापी जाती है? आईएमपीएस में। आईएमपीएस, आईएमपीएस, आईएमपीएस का फुल फॉर्म बताइए। नहीं, आईएम नहीं है वो, एमआईपीएस है। एमआईपीएस, इसको बोला जाता है मिप्स। क्या बोला जाता है इसको? मिप्स बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। चलिए 41 देख लेते हैं। कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता? यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता? तो यूएसबी पोर्ट से नहीं जोड़ा जा सकता हार्ड डिस्क को। बाकी माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव सब जुड़ जाएंगे। माउस के लिए किस रंग के PS2 का प्रयोग किया जाता है? तो माउस के लिए अभी हमने देखा कीबोर्ड के लिए बैंगनी था, तो माउस के लिए हरे रंग के पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। PS2 पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। 43, बिजली के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है प्रोसेसर के अंदर? तो वो होता है हमारा पावर बटन, रीसेट बटन, CVT या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? CVT हो जाएगा। 44, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? किसको? पेन ड्राइव को। तो पेन ड्राइव आसानी से जुड़ जाती है किससे? USB से, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। USB के माध्यम से आजकल सब कुछ जुड़ने लग गया। 45, स्पीकर की क्षमता मापी जाती है। देखिए स्पीकर की गति की बात नहीं, स्पीकर की क्षमता की। तो स्पीकर की क्षमता जो मापी जाती है वो मापी जाती है PMPO में। ये जब हम फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो सारे फुल फॉर्म मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। 46, बाह्य स्पीकर और हेडफोन या माइक को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? साउंड कार्ड की बात नहीं होगी, यहाँ पे आएगा ऑडियो जैक। क्या आएगा? ऑडियो जैक। ऑडियो जैक इस तरीके की डिवाइस होती है जिसके माध्यम से आप बाह्य स्पीकर, हेडफोन या फिर माइक को अपने प्रोसेसर से कनेक्ट कर सकते हैं। 47 देख लेते हैं। कंप्यूटर को बंद किए बिना फिर से चालू करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? आपको इतना तो पता होगा कि कंप्यूटर को बंद किए बिना फिर से चालू करना क्या कहलाता है, या फिर कंप्यूटर को बंद करके फिर से चालू करना क्या कहलाता है? उसको कहते हैं रीस्टार्ट, है ना। तो उसी तरीके की ये बटन होती है, रीसेट बटन होती है छोटी सी। इसमें कंप्यूटर एक बार बंद होता है फिर से क्या हो जाता है? चटाक से चालू हो जाता है। 48 देख लेते हैं। CPU को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो CPU को कंप्यूटर का कहा जाता है क्या? दिमाग भी कहा जाता है और साथ ही दिल भी कहा जाता है। CPU दो तरीके के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल, यानी कि टावर नुमा भी होता है ना। एक डेस्कटॉप वाला होता है और एक टावर नुमा होता है। तो ये क्या होगा? हमारे CPU और मेमोरी, CPU के और लैंग्वेज के क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए। आशा करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा क्या पढ़ने में मज़ा होगा। PDF आपको आसानी से मिल जाएगा, है ना। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है आपको। हमारे 23 तो जो सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट कर लो। 85 हो गए हैं, 15 बाकी हैं। 15 सब्सक्राइबर और कंप्लीट कर लो। आपको PDF आराम से मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। छोटी सी मैंने एक कंडीशन रख दी है। कंप्लीट करिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।